So let us conclude about the remaining part. So therefore हमने अभी देखा कि थायराइड ग्लैंड में से मोस्टली थायरोग्लोबुलिन में से 93% जो है हार्मोन वो T4 है जो ब्लड में जाएगा आफ्टर सिंथेसिस, और ओनली 7% ऑफ द हार्मोन इज T3, राइट. सो ऑब्वियसली T4 की जो हाफ लाइफ है वो प्लाज्मा में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T3. अब T4 जो है कैपेसिटी वाइज इसकी मैक्सिमम बाइंडिंग कैपेसिटी है विद एल्ब्यूमिन, पर इसकी मैक्सिमम अफिनिटी और नॉर्मल जो मैक्सिमम बाइंडिंग है दैट इज विद थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन. तो अगर हमसे पूछा जाता है कि द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बाइंडिंग ऑफ T4 वो किस प्रोटीन में होगी, तो द आंसर वुड बी albumin. So albumin has the maximum capacity to bind T4, but the maximum affinity and the normally the maximum percentage binding is that of globulin. और अगर हम T3 की बात करें तो T3 की जो maximum binding है that is however with albumin. तो मोस्टली जो T3 है वो albumin से ज़्यादा बाइंड करता है followed by globulin, बट जो T4 है उसकी अफिनिटी और नॉर्मल परसेंटेज बाइंडिंग ज़्यादा है ग्लोबुलिन के साथ. हाउएवर द कैपेसिटी इज मैक्सिमम फॉर दैट ऑफ एल्ब्यूमिन. अब ये जो T4 और T3 दो हार्मोन्स आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इसमें आप एक चीज़ और भी नोटिस कर सकते हो कि अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा या कम होती है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीजेस, पर इससे भी पर्सन की जो थायराइड का स्टेटस है वो हाइपो या हाइपर नहीं होगा. मतलब एनी चेंज इन द लेवल ऑफ द थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स विल नॉट मेक अ पर्सन हाइपो या हाइपर थायराइड. दिस इज बिकॉज अगर थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लेवल बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो फ्री लेवल्स हैं T4 के या T3 के वो कम होंगे, और जब भी फ्री लेवल्स कम होंगे तो दिस विल स्टिमुलेट द ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द थायराइड हार्मोन्स. सो देयरफॉर एनी चेंज इन द लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स विल नॉट मेक यू हाइपो और हाइपरथायराइड, यू विल रिमेन यूथायराइड ओनली. अब जो हमारे टारगेट सेल्स है या टारगेट टिश्यूज है उसमें जाके क्या होता है कि योर T4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू T3, बिकॉज T3 जो है इसकी बाइंडिंग अफिनिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू T4. सो टारगेट सेल्स में द मेन हार्मोन विच इज गोइंग टू एक्ट इज T3, बिकॉज T4 इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू T3. तो T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो है अगेन डीआयोडीनेज. द एंजाइम इज डीआयोडीनेज. अब डीआयोडीनेजेस भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं. सो एक है हमारे पास 5-डीआयोडीनेज टाइप 1, 5-डीआयोडीनेज टाइप 1 विच इज फाउंड इन लिवर एंड किडनी माइक्रोसोम्स. So 5-deiodinase type 1 is found in liver and kidney microsomes, and this is going to convert most of the T4 into functionally important form, that is T3 for the target cells. Another form of deiodinase is 5-deiodinase type 2. अब ये जो 5-deiodinase type 2 है, this is present in the brain, this is present in anterior pituitary and this is present in brown fat. तो ये अब सारा आप याद रख सकते हैं कि 5-deiodinase type 2 is present in brain, pituitary and brown fat. और जो तीसरे टाइप का deiodinase है that is not 5-, that is just 5. तो उसको हम 5- नहीं बोलते, so that is 5-deiodinase type 3. पर इससे क्या होता है कि इससे हमारे पास T4 से रिवर्स T3 फॉर्म बनती है, reverse T3 RT3, and the reverse T3 form is functionally inert. तो reverse T3 form से कोई इफेक्ट या एक्शन नहीं आता. सो क्लिनिकली या फंक्शनली इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है हमारे पास वो है 5-deiodinase type 1 and 5-deiodinase type 2. एक और MCQ पूछा जा सकता है कि जो 5-deiodinase type 1 है, 5-deiodinase type 1, इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि इट इज अ सेलिनोसिस्टीन एंजाइम, यानी कि इसमें सेलेनियम है कपल्ड विद द अमीनो एसिड सिस्टीन. सो 5-deiodinase type 1 इज अ सेलिनोसिस्टीन
cysteine, right? So this is how the hormones are synthesized and the T4 gets converted into T3. अब ये जो T3 है, obviously this is going to bring about all the functionally important effects of the thyroid hormone. एक दो बातें हम और याद रख सकते हैं कि ये जो T3 है, इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो अपने टारगेट सेल के न्यूक्लियस में होते हैं. So the receptors for the T3 hormone, they are present in the nucleus of the target cell, and the receptor is encoded by two units of the gene. So it has a alpha unit which is encoded by the gene present on chromosome 17, and it has a beta unit, that is a thyroid hormone receptor, TR receptor, encoded by alpha unit which is encoded by a gene on chromosome 17, and it has a beta unit which is present on chromosome 3. So beta unit is encoded by a gene present on chromosome 3 and alpha unit present on chromosome 17. बस अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड का बॉडी की मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है. सो इन जनरल हम याद रख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड या थायराइड जो हार्मोन्स है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं. सो द थायराइड हार्मोन्स दे मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, प्लस दे इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ ईच एंड एवरी टिश्यू एंड सेल ऑफ योर बॉडी, और इसको हम बोलते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट. So therefore thyroid hormones, they have a calorigenic effect on your body. Carbohydrate metabolism की अगर हम बात करें, so they literally have a effect on each and every step of carbohydrate metabolism. जैसे कि they will be increasing the absorption of glucose, they will be increasing glycogenolysis, gluconeogenesis, यानी कि ग्लूकोज की absorption, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को ही they are going to increase. सिमिलरली अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म की हम रफली बात करें तो एलिवेटेड लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. तो हाइपर थायराइडिज्म में कई बार आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम भी मिल सकते हैं. और इन जनरल अगर हम बाकी ऑर्गन्स की बात करें, कार्डियक या हार्ट के ऊपर भी दे हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट, द हार्ट रेट, राइट. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन पे भी अगर हाइपोथायरॉइडिज्म होगी, यानी कि हार्मोन्स के लेवल अगर कम होंगे, सो योर मेंटेशन लेवल वुड बी स्लो. तो देयरफॉर इन जनरल हम इतनी बात याद रख सकते हैं कि थायराइड हार्मोन्स दे मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ आवर बॉडी, दे इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी व्हिच इज नोन एज द कैलोरीजेनिक इफेक्ट, राइट. सो एनी फीडबैक या एनी डाउट रिगार्डिंग जो भी हमने अब तक डिस्कस किया है इज मोस्ट वेलकम. आप अपनी कोई भी क्वेरी मुझे मेल कर सकते हैं एट माई ईमेल आईडी, दैट इज ophthalmology@home@gmail.com, या प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज ophthalmology स्पेस @home. सो आप अपना कोई भी डाउट या क्वेरी मुझे मेल कर सकते हैं. और इन द रिमेनिंग पार्ट तो आगे हम पढ़ेंगे इन डिटेल के हाइपरथायरॉइडिज्म क्लिनिकली क्या है, हाइपोथायरॉइडिज्म क्या है, एंड सो ऑन. सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.